नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम फर्स्ट चैनल पर। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी से जो हम चैप्टर वाइज बुक कर रहे थे उसमें हमने 8 चैप्टर तक सारे प्रश्न कर लिए हैं। तो आज चैप्टर 9 से यानी कि जो वन उपज है उससे संबंधित सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर देखेंगे। जो आगामी 9 नवंबर 2025 को फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा होने वाली है, उसके संबंध में आपकी तैयारी को बहुत ही ज़्यादा आपको इस प्रैक्टिस सेट से हेल्प मिलेगा, क्योंकि इसमें हम सभी प्रश्न जो है चैप्टर वाइज देख रहे हैं यहाँ पर, और वो भी चैप्टर वाइज प्रश्नों के साथ जो उनका पूरा व्याख्या दिया गया है, तो उससे आपकी पूरी जो थ्योरी का पोर्शन है वो भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस चैप्टर से जो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम देखेंगे। तो उसी के जो श्रृंखला है उसमें जो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वनों, वन उपज के पारगमन और इमारती लकड़ी और वन उपज पर लगने वाले शुल्क से संबंधित कानूनों को समेकित करने के उद्देश्य से बनाया गया था। यह प्रश्न आप देख सकते हैं कि जो वन दरोगा का एग्जाम 2022 में हुआ था, मेंस का एग्जाम, उसमें पूछा गया था। तो यहाँ पर विकल्प बी यानी कि द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 यानी कि भारतीय वन अधिनियम 1927। पूरा व्याख्या देखेंगे कि भारतीय वन अधिनियम 1927 वनों, वन उपज के पारगमन और इमारती लकड़ी और वन उपज पर लगने वाले शुल्क से संबंधित कानूनों को समेकित करने के उद्देश्य से बनाया गया था। अधिनियम के अध्याय 6 के धारा 39 और 40 में इसका प्रावधान किया गया है। सामुदायिक दावतों और अनुष्ठानों के दौरान विशेष रूप से उपयोग किए जाने वाले कप और प्लेट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला लघु वन उत्पाद है। तो यहाँ पर विकल्प बी यानी कि माहुल लिप्स यानी कि माहुल के पत्ते। व्याख्या देखते हैं कि सामुदायिक दावतों और अनुष्ठानों के दौरान विशेष रूप से उपयोग किया जाने वाला कप और प्लेट बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला लघु वन उत्पाद माहुल के पत्ते हैं। यह अधिकतर मध्य प्रदेश, झारखंड तथा छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत किन वनस्पतियों को वन उपज के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो यहाँ पर विकल्प ए यानी कि बांस, टसर, शहद, मोम, तेंदुपत्ते और औषधीय पौधे यानी कि उपयुक्त सभी। अतः इसका जो सही उत्तर है वो उपयुक्त सभी यानी कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत मामूली वन उपज में बांस, ब्रंश की लकड़ी, स्टंप, बेंत, टसर, कोकून, शहद, मोम, लाख, तेंदू के पत्ते और औषधीय पत्ते सहित सभी गैर लकड़ी वन उपज में शामिल हैं। कहें कि भारत में आदिवासियों की अधिकांश आबादी वन क्षेत्रों में रहती है, उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है। तो यहाँ पर विकल्प है यानी कि वनोत्पाद। आदिवासियों की अधिकांश आबादी वन क्षेत्रों में रहती है और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस यानी कि मामूली वन उपज पर अपनी आजीविका और आय सृजन के लिए काफ़ी हद तक निर्भर करती है, जो आदिवासी समुदाय के लिए निर्वाह और नकदी आय का बड़ा स्रोत बनाती है। लघु वनोपज भी आदिवासियों के लिए एक प्रमुख भाग भोजन, फल, दवाएं और अन्य उपभोग की वस्तुएं बनाते हैं। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्शंस यानी कि एमएफपी को सामाजिक सुरक्षा के रूप में तैयार किया था। इसे किस वर्ष लागू किया गया था। तो यह जो है विकल्प बी यानी कि वर्ष 2013 में। माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्शंस यानी कि एमएफपी मामूली वन उपज को सामाजिक सुरक्षा के रूप में जनजातीय मंत्रालय द्वारा वर्ष 2013 में लागू किया गया था। मामूली वन उपज यानी कि एमएफपी को किस वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी दायरे में लाया गया। तो यह जो है विकल्प सी यानी कि वर्ष 2013-14। व्याख्या देखते हैं कि मामूली वन उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की योजना और मूल्य श्रृंखला के विकास की शुरुआत जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष 2013-14 में एमएफपी इकट्ठा करने वालों को उचित मूल्य प्रदान करने के लिए की गई थी। बीड़ी उत्पादन उद्योग में किस वृक्ष के पत्ते का उपयोग किया जाता है। तो यह जो है विकल्प है यानी कि तेंदू का पत्ता। बीड़ी उत्पादन उद्योग में तेंदू वृक्ष के पत्ते का उपयोग किया जाता है। भारत में तेंदू पत्ते का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। किस वृक्ष के तने से कत्थे का निर्माण किया जाता है। तो यह जो है विकल्प बी यानी कि खैर। खैर का पेड़ भारत में पाया जाने वाला एक प्रमुख पेड़ है। खैर के पेड़ को कत्था का पेड़ या खादिर का पेड़ के नाम से जाना जाता है। खैर के पेड़ में बहुत सारे औषधीय गुण रहते हैं और खैर के पेड़ के तने से कत्थे का निर्माण किया जाता है। किस लकड़ी का इस्तेमाल क्रिकेट का बल्ला बनाने में किया जाता है। तो यह जो है विकल्प ए यानी कि विलो। क्रिकेट खेल में इस्तेमाल होने वाले बल्ले का निर्माण विलो नामक लकड़ी से किया जाता है। सागवान लकड़ी का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है। तो यह जो है विकल्प डी यानी कि मध्य प्रदेश में। सागवान की लकड़ी का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में राज्य में होता है। यह एक कीमती लकड़ी है। इसका उपयोग फर्नीचर बनाने में, घर के दरवाजे, खिड़कियां बनाने में किया जाता है। प्रधानमंत्री वन धन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो यह जो है विकल्प सी यानी कि 14 अप्रैल 2018 को।
जनजातीय समुदाय के लोगों के सशक्तिकरण हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2018 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के बीजापुर से वन धन योजना का शुभारंभ किया था। कागज उद्योग में कागज बनाने के लिए किन वृक्षों की लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है? तो यह जो है विकल्प डी यानी कि उपयुक्त सभी। यानी कि कागज उद्योग एक महत्वपूर्ण उद्योग है। कागज निर्माण हेतु चीड़, सिल्वर फर, स्प्रूस, वेसेवेलिया, सिरेटा, यूकेलिप्टस और बांस तथा अनेक घास प्रजातियों का प्रयोग किया जाता है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है, तो यह जो है विकल्प बी यानी कि कर्नाटक। चंदन का वृक्ष मुख्यतः दक्षिण भारत के शुष्क भागों में पाया जाता है। चंदन की लकड़ी के लिए कर्नाटक राज्य प्रसिद्ध है। चंदन की लकड़ी कठोर और अत्यंत ठोस होती है। इसका रंग पीला और भूरा होता है। यह एक सुगंधित लकड़ी है। इसका उपयोग धार्मिक क्षेत्रों के अतिरिक्त औषधीय क्षेत्रों में भी किया जाता है। नीम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो यह जो है विकल्प ए यानी कि एजाधीराचाटा इंडिका। यानी कि नीम का वानस्पतिक नाम एजाधीराचा इंडिका है। नीम का वृक्ष औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसकी पत्तियों, छालों से लेकर बीज तक सब कुछ अत्यंत उपयोगी होते हैं। बांस को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो यह घास के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि विकल्प सी। बांस को घास के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह पोएसी कुल का पौधा है। बांस पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद करता है क्योंकि यह एक प्राकृतिक वायु शोधक है। बांस से घरों और फर्नीचर का निर्माण किया जाता है। बांस से कागज भी बनाया जाता है। साल की लकड़ी का प्रयोग किन क्षेत्रों में किया जाता है? यानी कि रेलवे स्लीपर बनाने में, भवन निर्माण के कार्यों में, फर्नीचर बनाने में। और विकल्प डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो साल की लकड़ी का प्रयोग जहाज बनाने में, रेलवे स्लीपर बनाने में, भवन निर्माण के कार्यों और फर्नीचर निर्माण के कार्यों में किया जाता है। यह लकड़ी अत्यंत कीमती होती है, अतः इस प्रश्न का उत्तर जो है विकल्प डी सही है। दिया सलाई उद्योग में माचिस की तीलियां बनाने में किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो यह जो है विकल्प है यानी कि पॉपुलर। दिया सलाई उद्योग में माचिस की तीलियां बनाने के लिए पॉपुलर वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। भारत में अनुमानतः पादप प्रजातियों की विविधता कितनी है? तो यह जो है विकल्प बी यानी कि लगभग 3000। भारत में 3000 पौधों की प्रजातियों की अनुमानित विविधता है, जिसमें से NTFP, जिसे आमतौर पर माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्शंस MFP के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि सामाजिक वानिकी की ऊर्जा है वनों का प्रबंधन और संरक्षण। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक वानिकी की श्रेणी नहीं है? तो यह जो है ग्रामीण वानिकी, शहरी वानिकी, खेत वानिकी, आदिवासी वानिकी। अतः विकल्प डी जो है इस श्रेणी में नहीं है। व्याख्या देखेंगे कि आदिवासी वानिकी सामाजिक वानिकी के अंतर्गत नहीं आती। सामाजिक वानिकी में वनों के प्रबंधन और संरक्षण के साथ साथ अपशिष्ट और वनों की कटाई वाले क्षेत्रों को फिर से पुनर्स्थापित करना शामिल है। गोंद एक प्राकृतिक खाद्य पदार्थ है। इसे किस वृक्ष से पाया जाता है? तो विकल्प ए यानी कि बबूल। गोंद बबूल के वृक्ष से प्राप्त होता है। यह एक प्राकृतिक खाद्य पदार्थ है। यह बबूल वृक्ष के तनों और शाखाओं से निकलता है। यह गंधहीन और स्वादहीन होता है। लाख उत्पादन की दृष्टि से किस वृक्ष की उपयोगिता महत्वपूर्ण है? तो यह जो है विकल्प सी यानी कि पलाश। लाख का उत्पादन पलाश नामक वृक्ष से होता है। जनजातीय क्षेत्रों में लाख उत्पादन आजीविका का प्रमुख साधन है और भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान रांची में स्थित है। महुआ वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यह जो है विकल्प ए यानी कि मधुका लोंगफोलिया। यानी कि महुआ का वैज्ञानिक नाम मधुका लोंगफोलिया है। यह पेड़ अपने फूल और बीज के लिए बहुत ही उपयोगी है। महुआ के फूल को सुखाकर खाया जाता है और उससे मादक पेय भी बनाया जाता है। महुआ के बीज से खाद्य तेल प्राप्त किया जाता है। सेमल वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यह जो है विकल्प ए यानी कि मधुका लोंगफोलिया। यानी कि सेमल वृक्ष मालवेसी प्रकार परिवार से संबंध रखता है। इसका वैज्ञानिक नाम बॉम्बेक्स सेइबा है। सेमल वृक्ष औषधीय गुणों का भंडार है। सेमल वृक्ष में एंटी माइक्रोबियल, एंटी कैंसर और एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि पाई जाती है। यानी कि यहाँ पर जो विकल्प ए लिखा है यह गलत है। सेमल वृक्ष का वैज्ञानिक नाम जो व्याख्या में लिखा गया है वो सही है, यानी कि बॉम्बेक्स सेइबा है। किस वन उत्पाद के वृक्ष की पत्तियां जीवाणु प्रतिरोधक होती हैं? तो यह जो है विकल्प डी यानी कि नीम। नीम के वृक्ष की पत्तियां जीवाणु प्रतिरोधक होती हैं। नीम का वृक्ष औषधीय गुणों से भरपूर होता है। नीम के वृक्ष की छाल, पत्ते एवं बीज का प्रयोग औषधीय निर्माण में किया जाता है। वन उपज को किस वन अधिनियम के अंतर्गत व्याख्यायित किया गया है? तो यह जो है विकल्प सी यानी कि भारत वन अधिनियम 1927। भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत वन उपज को परिभाषित किया गया है।
किस वन उपज के पौधों की पत्तियों का प्रयोग सर्दी खांसी जुकाम निवारक के रूप में किया जाता है? तो यह जो है विकल्प बी यानी कि तुलसी। तुलसी एक औषधीय पौधा है। सर्दी खांसी जुकाम के समय इसकी पत्तियों का प्रयोग पेय पदार्थ के रूप में किया जाता है, जिससे सर्दी खांसी जुकाम के निवारण में सहायता मिलती है। किस वन उपज का प्रयोग रंगने में किया जाता है? तो यह विकल्प ए यानी कि सफोला। सफोला वन उपज का प्रयोग रंगने में किया जाता है। इस तरह से साथियों हमने चैप्टर 9 से संबंधित सभी 27 प्रश्नों को एक व्याख्या सहित देख लिया, और इसी में हम जो चैप्टर 10 है यानी कि मानव वन्य जीव संघर्ष, इस जो अध्याय से भी सारे महत्वपूर्ण जो एमसीक्यू हैं उनको भी देखेंगे। तो इस चैप्टर का पहला प्रश्न देखते हैं कि भारत में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए उपयोग किए जाने वाली विधियों को चुनें। पहला, अवरोध की स्थापना, विकर्षक तरीके, निवारक विधियां। तो यहाँ पर विकल्प डी यानी कि 1, 2 और 3 तीनों विधियां मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए उपयोगी हैं। भारत में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए अवरोधों की स्थापना, बफर क्षेत्र का निर्माण, विकर्षक तरीके, निवारक विधियां, बाड़ों का निर्माण और हाथियों के आने जाने के लिए विशेष कॉरिडोर का निर्माण आदि व्यवस्था की जाती है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने का एक तरीका है? तो यह विकल्प डी यानी कि जानवरों को डराने के लिए स्ट्रोब रोशनी का उपयोग करना। मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने हेतु जानवरों को डराने के लिए स्ट्रोब रोशनी का उपयोग करना एक अच्छा तरीका है। इसके अतिरिक्त वन्य जीवों के लिए विशेष आरक्षित क्षेत्र का निर्माण करना, विकर्षक तरीके, निवारक विधियां आदि ऐसे उपाय हैं जो मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में मानव वन्य जीव संघर्ष मुख्य रूप से मानव और के बीच रिपोर्ट किए गए हैं। तो यह विकल्प डी यानी कि टाइगर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क देश का पहला नेशनल पार्क एवं टाइगर रिजर्व है। इस नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में की गई थी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क देश में बाघों की संख्या में शीर्ष पर है। वर्तमान में यहाँ बाघों की संख्या 252 है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में मानव वन्य जीव संघर्ष मुख्य रूप से मानव बाघ संघर्ष ही है। अगला प्रश्न 4 यहाँ पर देखें कि अकॉर्डिंग टू IUCN हाउ मेनी लेवल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर वाइल्ड लाइफ आर देयर? यानी कि IUCN के अनुसार वन्य जीव को लेकर संघर्ष के कितने स्तर हैं? तो यह जो है विकल्प सी यानी कि 3 स्तर हैं। IUCN द्वारा मानव वन्य जीव संघर्ष की तीव्रता, कठिनता एवं संभाविता के आधार पर मानव वन्य जीव संघर्ष को 3 स्तरों में बांटा गया है। पहला जो स्तर है वो संघर्ष फसल या पशुधन हानि या सामान्यतः क्षति उत्प्रेरक प्रजातियों को अपेक्षाकृत उच्च सहनशीलता सम्मिलित शामिल होती है। स्तर 2 के संघर्ष में वन्यजीवों के दृश्यमान प्रभाव के अलावा इन मुद्दों को संबोधित करने के असंतोषजनक प्रयासों का इतिहास है, जिसमें कम से कम एक पक्ष के बीच अंतर्निहित नाराजगी, तनाव और अन्याय की भावना पैदा होती है। स्तर 3 के संघर्ष की जड़ें गहरी हैं और वे इसमें शामिल पक्षों और समुदायों की पहचानों के साथ जुड़ जाती हैं। मानव वन्य जीव संघर्ष के प्रमुख कारण है तो विकल्प डी यानी कि इनमें से सभी, यानी कि संरक्षित क्षेत्र का अभाव, शहरीकरण और परिवहन नेटवर्क, ये सभी जो है मानव वन्य जीव संघर्ष के प्रमुख कारण हैं। मानव वन्य जीव संघर्ष के प्रमुख कारणों में संरक्षित क्षेत्र का अभाव, वन्य जीव जनित संक्रमण, शहरीकरण, परिवहन नेटवर्क का विकास तथा बढ़ती मानव जनसंख्या प्रमुख कारण हैं। मानव वन्य जीव संघर्षों के कारण किस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है? तो विकल्प डी यानी कि इनमें से सभी, यानी कि वन्य जीवन तथा पारिस्थितिकी तंत्र पर, स्थानीय समुदायों पर और समानता पर। पूरा व्याख्या देखेंगे कि मानव वन्य जीव संघर्षों के कारण वन्य जीव तथा पारिस्थितिकी तंत्र पर, स्थानीय समुदायों पर, समानता पर, सामाजिक गतिशीलता पर तथा सतत विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इन संघर्षों के कारण ही कुछ जातियां विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई हैं। अ फ्यूचर फॉर ऑल और नीड फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कोएग्जिस्टेंस नामक रिपोर्ट किसने जारी किया? तो यह विकल्प यानी कि WWF और UNEP के द्वारा, यानी कि अ फ्यूचर फॉर ऑल और नीड फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कोएग्जिस्टेंस नामक रिपोर्ट WWF और UNEP द्वारा जारी की गई। इस रिपोर्ट में मानव वन्यजीव संघर्ष पर प्रकाश डाला गया है। मानव वन्यजीव संघर्ष के कारण होने वाले फसलों के नुकसान पर किस योजना के तहत क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है? तो यह जो है विकल्प सी यानी कि प्रधानमंत्री फसल योजना। मानव वन्यजीवों के संघर्ष के कारण होने वाले फसलों के नुकसान पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की गई है। इस योजना की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2016 को किया था।
मानव वन्य जीव संघर्ष को परिभाषित किया है? तो यह जो है विकल्प है यानी कि WWF ने। मानव वन्य जीव संघर्ष को वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर WWF द्वारा परिभाषित किया गया है। मनुष्यों और वन्य जीवों के बीच कोई भी संपर्क जिसके परिणाम स्वरूप मानव सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक जीवन, वन्य जीव आबादी के संरक्षण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी कि WWF की स्थापना कब हुई थी? तो विकल्प बी यानी कि 1961 में। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो 1961 में स्विट्जरलैंड के मोर्जेस में एक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में स्थापित हुई थी। मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाया जा सकता है? तो विकल्प डी यानी कि इनमें से सभी। तो देखते हैं व्याख्या कि मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए बायो फेंसिंग, वैरियर तकनीक, नवाचार, रेडियो कॉलर, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और सैटेलाइट अपलिंक, हरित आवरण में वृद्धि, वन क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों और जल की पर्याप्तता सुनिश्चित करना, क्षमता निर्माण कार्यक्रम को क्रियान्वित करके प्रयास किया जा सकता है। मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के चरण में WWF ने भारत के किस राज्य में सोनितपुर मॉडल को विकसित किया था? तो यह जो है विकल्प है यानी कि असम में। असम के सोनितपुर जिले में जंगलों के विनाश होने के कारण हाथियों ने किसानों के फसलों पर धावा बोला, जिसके फलस्वरूप हाथियों एवं मनुष्यों में संघर्षों में हाथियों एवं मनुष्यों दोनों की मौत हुई। इसके जवाब में वर्ष 2003-4 के दौरान WWF इंडिया ने सोनितपुर मॉडल विकसित किया था। इस मॉडल के तहत समुदाय के सदस्यों को राज्य के वन विभाग से जोड़ा गया। WWF और UNEP द्वारा जारी रिपोर्ट ऑफ फ्यूचर फॉर ऑल द नीड फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कोएग्जिस्टेंस नामक रिपोर्ट के तहत वर्ष 1970 के बाद वैश्विक वन्य जीव आबादी में कितनी गिरावट दर्ज की गई है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प बी यानी कि 68%। उपरोक्त रिपोर्ट के अनुसार 1970 के बाद वैश्विक वन्य जीव आबादी में औसतन 68% गिरावट आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर मानव वन्य जीव संघर्ष में 75% से अधिक जंगली बिल्ली की प्रजातियां प्रभावित होती हैं। भारत में वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं में मानव हाथी टकराव से प्रभावित राज्य कौन है? तो यह है विकल्प डी यानी कि इनमें से सभी, यानी कि तमिलनाडु, उड़ीसा और असम, ये सभी राज्य जो हैं मानव हाथी टकराव से प्रभावित हैं। मानव हाथी टकराव से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु है। मानव हाथी संघर्ष की 85% घटनाएं इन्हीं राज्यों में होती हैं। हाथियों से फसलों की सुरक्षा के लिए असम राज्य द्वारा कौन सा उपाय किया गया है? तो यह विकल्प डी यानी कि बी एवं सी दोनों, यानी कि असम राज्य ने हाथियों से फसलों की सुरक्षा के लिए कम लागत वाली 2 प्रणालियों को विकसित किया है, गैर घातक बिजली की बाढ़ तथा सिंगल स्ट्रैंड। इस मॉडल के लागू होने से फसल के नुकसान होने में कमी एवं मानव तथा हाथियों की मौतों में भी कमी दर्ज की गई है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वन्य जीवों और पौधों के व्यापार पर निगरानी रखती है? तो यह है जो विकल्प ए यानी कि ट्रैफिक, द वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क, यानी कि एक अग्रणी गैर सरकारी संस्था है जो वन्य जीवों और पौधों के व्यापार पर निगरानी रखता है। ट्रैफिक की स्थापना वर्ष 1976 में की गई। ट्रैफिक IUCN और WWF का संयुक्त संरक्षण कार्यक्रम है। अगला प्रश्न देखें कि मानव वन्य जीव संघर्ष के प्रबंधन हेतु वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 द्वारा किस तंत्र को मजबूत करने की परिकल्पना की गई है? तो यह जो है विकल्प सी यानी कि ग्राम पंचायतों। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की अस्थायी समिति ने देश में मानव वन्य जीव संघर्ष के रोकथाम हेतु परामर्श को मंजूरी दी है और इस परामर्श में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार संकटग्रस्त एवं मानव वन्य जीव संघर्ष से निपटने के लिए ग्राम पंचायतों को मजबूत करने की परिकल्पना की गई है। अ फ्यूचर फॉर ऑल द नीड फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019 में मानव वन्य जीव संघर्ष के दौरान श्रीलंका में कितने हाथियों की मौत हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प बी यानी कि 405। अ फ्यूचर फॉर ऑल द नीड फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस रिपोर्ट 2021 के अनुसार श्रीलंका में मानव वन्य जीव संघर्षों के दौरान 405 हाथियों की मौत हुई। इस